नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा आपको कहा गया था कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आपसे निरंतर संवाद करना है, आप लोगों से बातचीत करनी है और भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर बात करनी है और खासकर उन प्रावधानों पर जरूर चर्चा करनी है जो हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में। साथियों, आज हमने जो विषय रखा है वो विषय है मराठा आरक्षण की वजह से इस विषय को रखा है। मराठा आरक्षण का ये जो विषय क्यों चर्चा रहा है उस पर खैर हम लोग बात करेंगे। पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। सुरेंद्र जी नमस्कार। क्या तो साथियों, क्या आरक्षण को लेकर समाज में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी भ्रांतियां समाज में हम लोग देखते हैं अक्सर। और जैसा मेरा अनुभव रहा है, आरक्षण विषय पर जब चर्चा करते हैं तो अक्सर हम लोग अपनी जाति, अपना वर्ग, अपना रिलीजन, अपना स्कूल, अपना संप्रदाय से बाहर निकल कर नहीं देखते हैं। भारत का संविधान क्या कहता है इस संदर्भ में, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जितना मैं सोचता हूं, बेरा राम जी नमस्कार, कैसे हो आप। अशोक झंडू जी, हम्बाराम जी, बामणिया साहब स्कूल लेक्चरर बन गए हैं आप। सोमराज जी, ओहो क्या बात है, लंबे समय बाद में दिनेश राव जी से बातचीत हो रही है। बैराराम जी तो बहुत सक्रिय रहते हैं फेसबुक पर, दिन भर में उनकी मैं 20 पोस्ट देखता हूँ। ये संकेत है कि आप विद्यार्थियों से कितना अपना प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं। राजेंद्र कुमावत जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो। मुकेश कुमार, भार्गव शुक्ला जी अहमदाबाद गुजरात से, गुजरात में स्थितियां कैसी हैं थोड़ा ध्यान रखें हैं। दीपेंद्र पाल जी, मैंने आपका प्रश्न पहले से देख लिया है। दीपेंद्र जी, मैंने आपका प्रश्न पहले से देख लिया है। जीतू कसानिया जी, रामकिशोर गहलोत जी, क्या बात है, खेड़ापा वाले भी है। सत्यवान डोलू जी, आपका प्रश्न भी मैंने देखा है। सुनील अरोड़ा जी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वक्त आने दीजिए। आज हम अपने बात को आरक्षण तक सीमित रख रहे हैं। दिनेश कुमार जी राठौड़ साहब, मुकेश गिला जी, जैसा आपने कहा कि सर आप आरक्षण विषय पर बात कीजिए, आपके आदेश की पालना की जा रही है। लॉकडाउन लग गया है, जोधपुर में फंस गए हैं, ऐसा एक मित्र दिनेश कुमार जी कह रहे हैं। क्या करें धौकल राम जी, आपका प्रश्न मुझे मालूम है, आपका प्रश्न मुझे मालूम है। विषय पर चर्चा करेंगे। अजीत मथानिया जी क्या कह रहे हैं, आरक्षण समाज की महती आवश्यकता है लेकिन आर्थिक रूप से भी मिलना चाहिए। मैं सारी बातें जान रहा हूं, सारी बातें समझ रहा हूं। धर्मवीर सिंह जी बावरला, प्रणाम। तो अब हम टॉपिक पर आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि 230 मित्र जुड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों का समय थोड़ा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। साथियों, आरक्षण विषय को आज हमने क्यों चुना, पहले तो इस विषय पर बात कर लेते हैं। इस विषय पर इसलिए बात करना जरूरी है साथियों, क्योंकि मराठा आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का बहुत जल्दी ही एक बहुत बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है। और एक ऐसा निर्णय आने वाला है जो मुझे लगता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बखूबी बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित करेगा। जिस तरह से इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उस निर्णय के बाद में बहुत सारे, जब भी आरक्षण विषय पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तब सीधा इंदिरा साहनी पर चले जाते हैं। इसी प्रकार से नागराज वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उसी तरह का एक निर्णय कुछ एक दिनों में आने वाला है मराठा आरक्षण के संदर्भ में। तस्वीर क्या है, पहले मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। मेरे विचारों का भैरव सिंह जी कोई मतलब नहीं है। मैं तो संविधान में जो, भैरव सिंह जी राजपुरोहित साहब, मेरे व्यक्तिगत विचारों का कोई मतलब नहीं है। मैं संविधान में जो बात लिखी हुई है उस बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, मराठा आरक्षण के संदर्भ में क्या है बात, वो जरा देखिएगा साथियों। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ द इंडिया, भारत संघ के मामले में एक निर्णय दिया। इस निर्णय को हम लोग मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। और जब कभी भी आरक्षण जैसे विषय पर चर्चा होती है तो इंदिरा साहनी वाद पर चर्चा किए बिना बात अधूरी रहती है। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण कही वो बात ये थी कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ द रिजर्वेशन शैल बी 50%, ऐसा इंदिरा साहनी वाद में कहा था। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में यह भी कहा था कि विशेष परिस्थितियों में इस 50% की सीमा को क्रॉस किया जा सकता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
इंदिरा साहनी वाद में जो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिटेशन वाली बात, उसमें साथ साथ में एक बात और क्या जोड़ दी कि विशेष परिस्थितियों में, एक्सेप्शनल केसेस में इस 50% की लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है। साथियों, इंदिरा साहनी वाद में यह स्थिति रही है। चूंकि मैं भारत सरकार के संदर्भ में बात कर रहा हूं, भारत सरकार के अंतर्गत 15% आरक्षण हमारे अनुसूचित जाति के जो भाई है उनको है, 7.5% आरक्षण शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी हमारे अनुसूचित जनजाति को 22.5%, और ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया 27%। तो टोटल 49.5% रिजर्वेशन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया, इस निर्णय के बाद क्या हुआ, बहुत बहुत ढंग से सुनना है ताकि ईडब्ल्यूएस को लेकर समाज में जो भ्रांतियां हैं उसको हम लोग दूर कर सके। ईडब्ल्यूएस के जो हमारे भाई बंधु हैं उनके मन में किसी भी प्रकार की आशंका इस आरक्षण को लेकर है तो उसको भी हम लोग दूर कर सके। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद में क्या हुआ, इस निर्णय के बाद में 76वां संविधान संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 76th अमेंडमेंट 1995 में हुआ, और 76वां संविधान संशोधन करके तमिलनाडु में 50% की जो सीमा इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो तय की, उस सीमा को क्रॉस किया गया और तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन दिया गया। साथियों, 76वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप मुझसे पूछेंगे कि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की कहां आवश्यकता थी, तो चूंकि इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि 50% से ज्यादा लिमिट हो नहीं सकती है, तो सरकार को लगा कि तमिलनाडु में अगर ज्यादा आरक्षण होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस आरक्षण को रद्द कर देगा, तो क्यों ना संविधान में संशोधन करके तमिलनाडु में 50% की लिमिट को क्रॉस करके आरक्षण देकर उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दें। और साथियों, आप लोग जानते हैं प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया, इस 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया कि कुछ विधियां ऐसी होगी जो भले ही संविधान का उल्लंघन करती हो लेकिन उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के उस कानून को भी 9वीं अनुसूची में डाल दिया साथियों, इस आशा से कि उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। जबकि साथियों, हम अच्छी तरह से जानते हैं 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्णय दे दिया कि कोई भी ऐसी विधि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद भले ही 9वीं अनुसूची में डाल दे लेकिन अगर संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करेगा तो उसे भी चैलेंज किया जा सकता है। तो 76वां संविधान संशोधन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कोर्ट में उसे तब भी चैलेंज किया जा सकता है भले ही वह कानून 9वीं अनुसूची में हो। एक तो बात है साथियों, ये आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, हमारे राजस्थान के बहुत सारे भाई बंधु इसमें जुड़े हुए हैं। साथियों, आपको मालूम होगा कि राजस्थान में हमारा जो गुर्जर भाई बंधु है उन्होंने आंदोलन किया था, उन्होंने एक आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था और गुर्जर समुदाय को जो आरक्षण दिया गया उसमें रेबारी समाज भी साथ में था, 2-3 कम्युनिटी और साथ में थी। उस आरक्षण को तुरंत कोर्ट ने रद्द कर दिया साथियों, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि राजस्थान में 16% आरक्षण एससी को, 12% आरक्षण एसटी को और 21% आरक्षण ओबीसी को होने के वजह से 49 ऑलरेडी था। अकॉर्डिंग टू रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू इंदिरा साहनी केस, 50% से ज्यादा हो नहीं सकता। सरकार ने जैसे ही गुर्जर समुदाय के लोगों को आरक्षण 50% की सीमा को क्रॉस करके दिया, हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया साथियों। तब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हाईकोर्ट ने रद्द क्यों कर दिया? हाईकोर्ट ने इसलिए रद्द कर दिया, हाईकोर्ट कह रहा है हम तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बंधे हुए हैं। बात एकदम सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस कोर्ट है साथियों। आपको याद होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता है और भारत के सारे न्यायालय को वो निर्णय मानना होगा। इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया। साथियों, उस समय एक प्रश्न उठा था, जब हमारे गुर्जर समुदाय के, गुर्जर भाइयों के आरक्षण को जब रद्द किया था तब एक प्रश्न उठा था कि क्यों ना गुर्जर भाइयों को 50% की लिमिट क्रॉस करके आरक्षण देने हेतु संविधान में संशोधन किया जाए। संविधान में संशोधन करना सरकार के हाथ में नहीं है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। संविधान में संशोधन करना संसद के हाथ में है साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके
किसी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। उस समय बहुत जबरदस्त एक मांग उठी थी कि गुर्जर समुदाय को यदि अगर आप आरक्षण देना चाहते हो तो संविधान में संशोधन किया जाए और उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। साथियों, ये मांग उठी थी उस समय, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, 9वीं अनुसूची में डाल देने मात्र से भी काम चलता नहीं। हालांकि उन्होंने तो डाला भी नहीं। सारे पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 15 साल से सत्ता में रही है, उन्होंने नहीं डाला, संविधान में संशोधन नहीं किया। लेकिन अगर संविधान में संशोधन कर भी देते साथियों, तब भी संविधान में संशोधन करने के बावजूद भी उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था, क्योंकि भले 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, 24 अप्रैल 1973 के बाद के सारे कानून जो 9वीं अनुसूची में आएंगे उसे चैलेंज किया जा सकता है। साथियों, सरप्राइजिंग बात क्या है, आपको अचंभा इस बात का होगा कि महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन नहीं किया गया महाराष्ट्र के लिए। अब सुनिएगा जरा, देखिए किस तरह से आम लोगों को ये लोग जो सत्ता में बैठे होते हैं वो किस तरह से मूर्ख बनाते हैं, वो जरा देखिएगा। महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया, इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण दे दिया गया 50% की सीमा से पार जाकर भी। अगर सरकार की इच्छा शक्ति सही है, अगर सरकार की मंशा सही है, अगर सरकार वाकई में उस पर्टिकुलर समुदाय को आरक्षण देना चाहती है, तो महाराष्ट्र एक उदाहरण है साथियों। देखिए, आरक्षण के पक्ष लेने का या विपक्ष की बात नहीं है, मैं तो केवल जो भ्रांतियां हैं समाज में उसको दूर करने की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही व्यवस्थित रूप से काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने पहले हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश माननीय श्री M.G. गायकवाड़ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। उस आयोग को काम दिया कि आप महाराष्ट्र में जो मराठा समुदाय के जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति का पता करो, उनका यह पता करो कि वो सामाजिक रूप से कितने पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हुए हैं। साथियों, गायकवाड़ आयोग ने मराठाओं की स्थिति का अध्ययन किया और सरकार को रिपोर्ट दी, महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट दी, और महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट देकर यह कहा कि साहब महाराष्ट्र में मराठा बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। तुरंत महाराष्ट्र की सरकार ने गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए मराठाओं को आरक्षण दे दिया, वो भी 50% की लिमिट को क्रॉस करके। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन नहीं किया गया, किसी भी तरह से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भरता नहीं रखी गई। खुद महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्तर पर 50% की लिमिट को क्रॉस करके आरक्षण दिया साथियों। और पता है कैसे दे पाया? क्योंकि इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, गायकवाड़ आयोग के नाम से जिसे जाना जाता है। जैसे ही महाराष्ट्र में आरक्षण 50% से बढ़कर 68% हुआ, क्योंकि वहां आरक्षण मराठाओं को जब दिया गया तो तुरंत लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। साथियों, जानकर आपको ताज्जुब होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में इस आरक्षण को चैलेंज किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक नहीं लगाई। राजस्थान में जब गुर्जर समुदाय के बंधुओं को जब आरक्षण दिया तो राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में रोक नहीं लगाई। साथियों, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कई बार हम लोग कोर्ट को गालियां देने लग जाते हैं, कई बार बिना सोचे समझे अपने हिसाब से व्याख्या करने लग जाते हैं। साथियों, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पर क्यों रोक नहीं लगाई? इस आरक्षण पर इसलिए रोक नहीं लगाई क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट में इस आरक्षण को चैलेंज किया, पूरी गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रख दी और कहा कि हम आरक्षण थोड़ी दे रहे हैं, ये गायकवाड़ कमीशन है, हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। इस कमीशन ने रिपोर्ट दी कि मराठाओं की क्या स्थिति है। इस कमीशन ने भारतीय संविधान में जैसा लिखा हुआ है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, उसका पूरा ढंग से अध्ययन किया और उसके बाद में हमने इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए मराठाओं का आरक्षण दिया। साथियों, बॉम्बे हाईकोर्ट, महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाईकोर्ट गायकवाड़ कमेटी, गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट से कन्विंस हुआ और बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठाओं को जो आरक्षण दिया उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, कंटिन्यू रखा। साथियों, इस तरह से काम होता है जब आप एक आयोग का गठन करके आप एकदम डेटा लेकर आते हो, एकदम आंकड़ा लेकर आते हो कि राजनीति में वे लोग कितने हैं, शिक्षा में वे लोग कितने हैं, सामाजिक स्थिति उनकी कैसी है, सारा डेटा प्रस्तुत किया कोर्ट में और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। साथियों, इसके खिलाफ में मामला
सुप्रीम कोर्ट में गए। लगभग 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना। अभी हाल ही में मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 10 दिन तक इस मामले को सुना। जयश्री लक्ष्मण राव वर्सेस चीफ मिनिस्टर स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र इस केस का नाम है। मुख्यमंत्री पार्टी है इसमें। क्या नाम है? जयश्री लक्ष्मण राव बनाम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, इसके नाम से यह केस दर्ज है। 10 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय ले लिया, लेकिन निर्णय सुनाया नहीं है साथियों। कभी भी सुनाया जा सकता है और इसी वजह से आप लोगों से मैं बातचीत करना चाह रहा हूं साथियों, क्योंकि महाराष्ट्र के संदर्भ में, मराठा आरक्षण के संदर्भ में ये जो निर्णय आने वाला है, जो कभी भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा, उसमें बहुत सारे पहलुओं को शामिल किया गया। नंबर एक, क्या 50% की लिमिटेशन को क्रॉस किया जा सकता है, जो कि इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कही? नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण किस आधार पर दिया जाए? क्या आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए? क्योंकि इस मामले में जबरदस्त बहस हुई इन सब बातों को लेकर। मंडल आयोग की सिफारिश पर जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया, 27% आरक्षण दिया गया। मंडल आयोग ने जनसंख्या को आंकड़ा बनाया था। एससी, एसटी और ओबीसी की जनसंख्या अगर काउंट करते हैं तो 75% के करीब होती है, लेकिन आरक्षण 50% के अंतर्गत है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को बहुत बखूबी उठाया गया कि आरक्षण की सीमा क्या हो। इंदिरा साहनी वाद कहता है कि 50% से ज्यादा नहीं हो, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी की जनसंख्या 75% है। भारत का संविधान खुद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D साथियों, 73वां संविधान संशोधन, ये कहता है कि अनुसूचित जाति व जनजातियों को पंचायत राज संस्थाओं में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। यानी रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243D 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 74th अमेंडमेंट के द्वारा नगर पालिकाओं में भी एससी और एसटी के लिए जब आरक्षण का प्रावधान किया गया साथियों, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन किया गया। तो मराठा आरक्षण के संदर्भ में जब इन पूरे मामलों पर विचार हुआ तो बहुत सारे विरोधाभास दिखाई दिए कि एक तरफ आप पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ ओवरऑल भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एससी, एसटी और ओबीसी की जनसंख्या 75% होती है, तो लिमिट 50% क्यों? ये मेरे विचार नहीं है, ये कोर्ट में जो चर्चा हुई उसकी मैं बात रख रहा हूं साथियों। एक बात। दूसरी बात साथियों, भारतीय संविधान के 3 अमेंडमेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान के 3 अमेंडमेंट जो अभी लेटेस्ट है, 102, 103 और 104, ये जो अमेंडमेंट हुए अभी हाल ही में हुए हैं, पिछले 3-4 वर्षों में हुए हैं, इन तीनों अमेंडमेंट पर विस्तार से मराठा आरक्षण के संदर्भ में चर्चा हुई साथियों। 102वां संविधान संशोधन माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा ही किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने हेतु किया गया। इंदिरा साहनी वाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ओबीसी का आरक्षण एकदम सही है, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया, तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कौन है, इसका अध्ययन कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार तुरंत एक आयोग का गठन करेगी। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय को लागू करने हेतु भारत सरकार ने तुरंत संसद का एक कानून बनवाया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कर दी साथियों 1992 में। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बन तो गया, ये संसद के कानून से बना, लेकिन साथियों संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। मोदी जी की सरकार के द्वारा संविधान में एक संशोधन किया गया, 102वां संविधान संशोधन, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए साथियों, एक 338B और एक 342 साथियों, 342A। बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों, 338B कैपिटल है, नया अनुच्छेद है। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हुए आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन कौन से काम करेगा, विस्तार से इसका उल्लेख किया गया। 342A, अनुच्छेद 342A के तहत यह प्रावधान किया गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसकी वजह से मराठा आरक्षण के संदर्भ में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। अनुच्छेद 342A के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य में
पिछड़ा वर्ग, किसी भी राज्य में पिछड़ा वर्ग में किसी जाति को शामिल करना हो तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे। साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 ये कहता है कि किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट में शामिल करना हो तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे। अनुच्छेद 342 ये कहता है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर राजस्थान में अगर आप किसी जाति को एससी और एसटी में शामिल करना चाहते हो तो राजस्थान सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। राजस्थान सरकार इसके लिए रिक्वेस्ट करेगी और राष्ट्रपति इस संदर्भ में अधिसूचना जारी करेंगे। राष्ट्रपति की अधिसूचना के आधार पर ही किसी जाति को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाता है। सेम व्यवस्था अनुच्छेद 342 ए के अंतर्गत ओबीसी के लिए भी लेकर आए हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में। ये जो 102वां संविधान संशोधन जो हुआ है इसके द्वारा। साथियों, कई सारी राज्य सरकारों ने इस संविधान संशोधन के संदर्भ में मराठा आरक्षण के जो मामला चल रहा है उसमें ऑब्जेक्शन लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के हाथ बंद गए हैं, अब किसी भी जाति को राज्य सरकार अपने स्तर पर आरक्षण में शामिल, ओबीसी आरक्षण में शामिल नहीं कर सकेगी, ऐसा कहा गया। साथियों, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रावधान किया गया, पूरा विस्तार से मराठा आरक्षण के संदर्भ में इस मामले में चर्चा हुई। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो प्रावधान किया गया 342 ए के द्वारा, इस प्रावधान को महाराष्ट्र के बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया था। उस समय बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ये किसी भी तरह से अनुच्छेद 342 ए राज्य सरकारों की पावर को कम नहीं करता है, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। ये देखिए, ये लगभग 482 पेज का ये बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय है। जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर, 482 पेज का निर्णय है साथियों, 482 पेज। इसमें लास्ट में जो बातें लिखी हुई है इसमें साफ साफ ये सब चीजें लिखी हुई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र का जो कानून है वो एकदम सही है, वो जो मराठाओं को आरक्षण दिया गया। इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं साथियों, 103वां संविधान संशोधन मोदी जी की सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। ऐतिहासिक किस महीने में, ये भी जरा सुन लीजिएगा। इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हीं को दिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन द एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्डनेस, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। साथी, मोदी जी की सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया वो कदम ये था कि पहली बार 103वां संविधान संशोधन करके संविधान में पहली बार इकोनॉमिकली बैकवर्ड, आर्थिक रूप से पिछड़ापन शब्द जोड़ा गया। साथियों, भारतीय संविधान में कोई नया आर्टिकल नहीं जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 16 में दो नई धाराएं जोड़ी गई। 15(6) साफ साफ शब्दों में यह कहता है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकेगा। साथियों, ऐसा पहली बार हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस रिजर्वेशन दिया जा सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। साथियों, इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान में आर्थिक पिछड़ापन का उल्लेख नहीं है, इसलिए आप आरक्षण नहीं दे सकते हो। तो सरकार ने कहा ठीक है, आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख कर लेते हैं। उल्लेख कर दिया 15(6), 16(6) जोड़ा और उसके द्वारा प्रावधान यह कर दिया। क्या प्रावधान कर दिया साथियों? इसके द्वारा प्रावधान यह कर दिया कि सरकारी नौकरियों में जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यानी सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों दोनों में आरक्षण आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को दिया जा सकता है। ये पहली बार हुआ। आज तक इससे पहले संविधान में प्रावधान करके कभी आरक्षण नहीं दिया गया आर्थिक पिछड़े हुए लोगों। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण पहले भी दिया गया था, लेकिन बिना संविधान में संशोधन किए हुए। साथियों, इसलिए यह ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस वजह से भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी विधि की जब व्याख्या करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इस बार संविधान में ही प्रावधान करके लिख दिया कि आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिया जा सकता है। एक दूसरी बात साथियों, ये और ज्यादा महत्वपूर्ण इस तरह से है,
इस वजह से महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि मैं जब बार बार कह रहा हूं कि इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लिखा हुआ कहां है? लिखा हुआ कहां है? भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में यह नहीं लिखा हुआ है कि फला वर्ग को फला इतना प्रतिशत आरक्षण होगा, एससी को कितना होगा, एसटी को कितना होगा, ओबीसी को कितना होगा, आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है साथियों। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है। साथियों, इस बार 103वें संविधान संशोधन की ऐतिहासिकता एक और है। साफ साफ 10% लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है, 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हमारे जो ऐसे भाई बंधु जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। 10% आंकड़ा पहली बार संविधान में जोड़ा गया साथी। तीसरी बात इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक है, आपको उसमें प्रॉब्लम भी लग सकती है कि ये जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जो आरक्षण दिया गया साथियों, ये उन वर्गों के लिए है जिनको आरक्षण नहीं है, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, ये लोग उस आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन वाले आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे। ये केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा साथियों ये प्रावधान किया गया। साथियों, जिस इंदिरा साहनी ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक एडवोकेट है, जिस इंदिरा साहनी ने इंदिरा साहनी वाद में ओबीसी आरक्षण को चैलेंज किया, उन्हीं इंदिरा साहनी ने इस बार भी आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हमारे भाई बंधु हैं, इनको जो आरक्षण दिया गया है उसको भी चैलेंज किया गया। चैलेंज किस आधार पर किया? चैलेंज इस आधार पर किया, पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद में यह कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 103वां संविधान संशोधन 10% आरक्षण देता है, तो आरक्षण हो गया 60%। तो इंदिरा साहनी ने कहा कि ये तो 50% की लिमिटेशन को क्रॉस करता है साथियों। पहला आधार उन्होंने ये कहा। इसके काउंटर दिया गया कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा था कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में 50% की लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है, ऐसा भी तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो काउंटर का काउंटर करते हैं, फिर वापस काउंटर आया कि 50% की लिमिट को क्रॉस करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में, लेकिन वो बात केवल और केवल ओबीसी पर लागू होती है, पिछड़े वर्गों पर लागू होती है, दूसरे वर्गों पर लागू नहीं होती है, ऐसा कोर्ट में कहा गया। फिर आगे कहा गया कि 103वां संविधान संशोधन संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। इस आधार पर चैलेंज किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कैसे करता है? तो जो लोग चैलेंज करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि साहब संविधान में कहीं पर भी आर्थिक पिछड़ापन लिखा हुआ नहीं था। हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाए। आर्थिक पिछड़ापन का उल्लेख उन्होंने नहीं किया, आपने क्यों किया? ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, ये आरक्षण की मूल भावना का उल्लंघन है, ऐसा वो कह रहे हैं जो कोर्ट में चैलेंज करने के लिए गए साथियों। फिर एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो भी सुन लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में जब मराठाओं को महाराष्ट्र सरकार ने 50% की लिमिट को क्रॉस करके जब आरक्षण दिया साथियों, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इसके लिए पहले एक आयोग का गठन किया, गायकवाड़ आयोग का, और गायकवाड़ आयोग ने बहुत विस्तार से मराठाओं की स्थिति का अध्ययन किया, और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गायकवाड़ कमीशन महाराष्ट्र सरकार ने वहां रिजर्वेशन दिया। जो लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चैलेंज करने के लिए कोर्ट में गए हैं, उन्होंने एक तर्क और दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना सोचे हुए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दे दिया। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कौन है, आपने इस बात का अध्ययन नहीं किया है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आरक्षण को ईडब्ल्यूएस के जो बंधु हैं उनको जो आरक्षण दिया गया है वो चैलेंज किया गया है। शैलेश मेघवाल जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि 10% आरक्षण वालों को किस आधार पर आर्थिक रूप से पिछड़ापन माना है? शैलेश जी, भारत सरकार ने जो संविधान में संशोधन किया 103वां संविधान संशोधन करने के बाद भारत सरकार ने जो सर्कुलर, जो नोटिफिकेशन, जो रूलिंग जो जारी की है, उसके तहत भारत सरकार ने कई सारे मापदंड किए हैं। जैसे 8 लाख से ज्यादा अगर जिनकी इनकम है तो वो इस आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते। पर्टिकुलर अगर आपके पास एग्रीकल्चर भूमि से ज्यादा भूमि है तो आप इस आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते।
पर्टिकुलर रेजिडेंशियल भूमि से ज्यादा आपके पास भूमि है तो आप इस आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते। ये भारत सरकार है। राजस्थान सरकार पूरे भारत की पहली और एकमात्र सरकार ऐसी है जिन्होंने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का निर्धारण करने के मापदंडों में पूरी तरह से छूट दे दी है। केवल एक क्राइटेरिया रखा है और वो है 8 लाख वाला। 8 लाख रुपए से वार्षिक आय जिनकी कम है वो सारे पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसा राजस्थान सरकार कहती है। और इसके अलावा जमीन वाला मामला या इसके अलावा जो एग्रीकल्चर भूमि वाला जो मामला है वो इस प्रकार के मेजरमेंट राजस्थान में लागू नहीं होते हैं। साथियों, एकदम बात क्लियर हो जानी चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के आरक्षण के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने ये जो आरक्षण दिया है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा मामले को जो सुना है उस मामले में बहुत जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देने वाला है। एक मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। दोकल जी ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, ये पहली बार ही किया गया। तो ये कोर्ट में मामला है, कोर्ट का निर्णय आने वाला है बहुत जल्दी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि सरकार कोर्ट जो है अब तय कर लेगा कि कौन सा बात संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करती है या नहीं करती। एक मित्र ने मेरे साथ दोकल जी ने प्रश्न पूछा, एक और मित्र ने भी प्रश्न पूछा दीपेंद्र जी ने, कि ये जो एक्स जो सर्विसमैन है, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है, उनका आरक्षण जो है वो ओबीसी आरक्षण की जो लाभ है उस लाभ को कम कर देता है। तो साथियों, एकदम बात क्लियर होनी चाहिए। 50% की लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है। अगर आप पीएच को आरक्षण देना चाहते हैं, फिजिकली हैंडीकैप को आरक्षण देना चाहते हैं, या फिर आप विडो को आरक्षण देना चाहते हैं, आप एक्स सर्विसमैन को आरक्षण देना चाहते हैं, तो ये आरक्षण के भीतर आरक्षण है। देखिए, ये आरक्षण के भीतर आरक्षण है साथियों। आप इसे हॉरिजेंटल और वर्टिकुलर के रूप में देखना पड़ेगा। कभी भी 50% की लिमिट को क्रॉस करके एक्स सर्विसमैन को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। एक्स सर्विसमैन अगर वो ओबीसी का है तो वो ओबीसी के आरक्षण के अंतर्गत आएगा। एक्स सर्विसमैन अगर जनरल का है तो जनरल में जाएगा, एससी का है तो एससी में जाएगा। आरक्षण के भीतर आरक्षण का सिस्टम है। इस वजह से धोकल जी और दीपेंद्र जी जो बात कह रहे हैं उनकी बात को तो मैं समझ गया, लेकिन जो व्यवस्था है, कोर्ट की जो रूलिंग है, वो आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात करती है, एक्स्ट्रा आरक्षण की बात नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता है कि 27% आप ओबीसी का आरक्षण अलग से लो और एक्स सर्विसमैन का आरक्षण अलग से लो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप 16% एससी का आरक्षण अलग से लो और फिर एससी के एक्स सर्विसमैन अलग से इस आरक्षण को लो, ऐसा नहीं हो सकता। आरक्षण के भीतर आरक्षण है और लिमिटेशन 50% की। देखने वाली बात साथियों ये होगी कि मराठा आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहने वाला है, क्योंकि 50% की लिमिट को क्रॉस करने के बारे में एक बहुत ही रोचक बात मैं आपको बताता हूं साथियों। और वो बात क्या है? वो बात यह है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस देकर पूछा कि आप क्या कहते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नोटिस देकर सभी राज्य सरकारों से पूछा कि आप क्या कहते हो, क्या 50% की लिमिट को क्रॉस कर दिया जाए? राज्य सरकारों से पूछा है। और आपको जानकर मालूम होगा साथियों कि सभी राज्य सरकारों ने कहा यस, 50% की लिमिट को क्रॉस कर दिया जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण आने के बाद तो अपना आप ही 50% की लिमिट क्रॉस हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सब राज्य सरकार ऐसा कह रही है, भारत सरकार ने 103वां संविधान संशोधन खुद ने करके 10% आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस को, तो साफ साफ लग रहा है साथियों कि मेरे हिसाब से अब सुप्रीम कोर्ट का जो जयश्री लक्ष्मण राव वर्सेस सीएम महाराष्ट्र के संदर्भ में जो निर्णय आने वाला है उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट 50% की लिमिट को क्रॉस करने की बात को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के बाद अब इस सीमा का शायद कोई मतलब नहीं रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। साथियों, मेरे मित्र पूछ रहे हैं 104वां संविधान संशोधन में क्या हुआ। देखिए साथियों, 104वें संविधान संशोधन का संबंध सरकारी नौकरियों से नहीं है। एक पूरी बात सुन लीजिए। 104वें संविधान संशोधन का संबंध हमारे जो शिक्षण संस्थान है वहां पर जो एससी, एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण है उसके साथ इसका संबंध नहीं है। 104वें संविधान संशोधन का संबंध केवल और केवल एससी और एसटी को लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण दिया गया है उसके साथ उसका संबंध है। चूंकि एससी और एसटी को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण संविधान लागू होने के 70 वर्ष प्राप्त
70 वर्ष के लिए था। 70 वर्ष की ये अवधि 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रही थी साथियों। इस वजह से 25 जनवरी 2020 से पहले पहले संविधान में संशोधन करना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए हमारी सरकार ने तुरंत संविधान में संशोधन किया, 104वां संविधान संशोधन, और 104वां संविधान संशोधन करके इस 70 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया। और इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में अमेंडमेंट किया। इस अमेंडमेंट की खासियत दो है साथियों। पहली बात, लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी का जो आरक्षण है उसे बढ़ाकर 70 वर्ष से 80 वर्ष कर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि इस बार एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय जो लोकसभा और विधानसभा में जो मनोनीत हो रहे थे, उनके मनोनयन का सिस्टम खत्म कर दिया। यह पहली बार हुआ। भारत के संवैधानिक इतिहास में 70 वर्षों से लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियंस मनोनीत होते रहे, अब आगे से मनोनीत नहीं होंगे। 26 जनवरी 2020 से 104वां संविधान संशोधन लागू हो गया, जिसका सरकारी नौकरियों से शिक्षण संस्थानों के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है साथियों। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आरक्षण कब खत्म होगा, आरक्षण कब खत्म होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है साथियों, लेकिन भारतीय संविधान में बकायदा 2 प्रावधान ऐसे हैं जो इस बात का संकेत करते हैं। और मेरे हिसाब से मराठा आरक्षण के संदर्भ में भी उस मामले में विस्तार से चर्चा हुई है। एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16(4). उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जब तक सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विसेज, किसका? एससी, एसटी और ओबीसी के जो लोग हैं उनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। ये 16(4) की जो भावना है उसको मैंने कहा। मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, एम नागराज वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या करते हुए कहा। तो किस जाति के लोग कितनी सेवा में आ चुके हैं, किस वर्ग के लोग किस सेवा में कितने आ चुके हैं, इसकी व्याख्या तो सरकार को करनी है, इसका अध्ययन तो सरकार को करना है। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द लिखा हुआ है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द लिखा हुआ है तब तक आरक्षण समाप्त होने की पूरी संभावना रहेगी साथियों। ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करती है कि सरकार अध्ययन करके ये बताए कि वाकई में किसका पर्याप्त है, किसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन और एससी और एसटी के लिए आरक्षण का जो प्रावधान करते हैं, उसमें से अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 तो निष्क्रिय हो गए, अब उनका कोई मतलब नहीं रहा। अब रहा है अनुच्छेद 330 और 332। अनुच्छेद 330 एवं अनुच्छेद 332 के तहत लोकसभा एवं विधानसभा में एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया साथियों, वो एक निश्चित अवधि के लिए है। हमारे संविधान निर्माताओं ने वे अवधि 10 साल के लिए तय की थी साथियों। हमने 10 से 20 किया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 किया है साथियों। अब देखिए आम जनता क्या कर रही है। आम जनता बिना सोचे समझे एक दूसरे की जाति और वर्ग पर कमेंट कर लेती है। आप एक बार इस बात को देखें कि जब 126वां संविधान संशोधन विधेयक मोदी जी की सरकार लेकर आई थी वर्ष 2019 में साथियों, तो उस समय हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स क्या कह रहे थे कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए इस आरक्षण को जारी रखना चाहिए। 70 से 80 वर्ष हो गया। जिस दिन हमारी संसद इस बात को मान लेगी कि आरक्षण जिस उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया था वह उद्देश्य पूरा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। तो संविधान को गालियां मत दीजिएगा, संविधान बहुत खूबसूरत दस्तावेज है। जो लोग गालियां देते हैं, मैं तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, पहले एक बार भारत का संविधान जब बनाया गया उन प्रस्तुतियों को देख लीजिए। भारतीय संविधान वाकई में कहना क्या चाहता है उसको भी देख लीजिएगा। और भूलिएगा मत, संविधान निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय को स्थापित करना। मेरे एक मित्र कह रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस हर कैटेगरी में होना चाहिए। देखिए, आरक्षण की मांग आर्थिक
पिछड़ेपन के आधार पर जो की जा रही है उसी के लिए संविधान में संशोधन किया गया। ईडब्ल्यूएस का प्रावधान अभी फिलहाल सामान्य वर्ग पर है। ईडब्ल्यूएस का प्रावधान आगे किन किन जातियों के लिए किया जाएगा, किन किन वर्गों के लिए किया जाएगा, इस समय की बात है साथियों। तो मुझे लगता है कि 40-42 मिनट में हमने बहुत सारी बातें रखी है और कई सारे मित्रों के प्रश्न हैं। डॉक्टर देवेंद्र कीचड़ साहब क्या कह रहे हैं? सर, राजस्थान सरकार द्वारा खेल कोटे के रूप में जो 2% भर्ती करने का प्रावधान किया, इस संदर्भ में भी बताओ। देखिए, मैं कीचड़ साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी आरक्षण है वो आरक्षण के भीतर आरक्षण है। अगर पीएच को आरक्षण दिया गया है, अगर विडो को आरक्षण दिया गया है, एक्स सर्विसमैन को आरक्षण दिया गया, तो 50% की लिमिट को क्रॉस करके नहीं है साथियों। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप पीएच है और एससी है तो आपको एससी के भीतर आपको 3% आरक्षण है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, या जो भी 4% है, आरक्षण के भीतर आरक्षण है। आरक्षण से अलग आरक्षण नहीं हो सकता है। ओम गुडी जी पड़ासला साहब, पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। 2 दिन पहले आपका बर्थडे था। कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना के बारे में आपकी क्या राय है? साथियों, जाति आधारित जनगणना संभव नहीं है क्योंकि इससे कहीं सारी जटिलताएं पैदा होती है और हमको अपना देश एक रखना है। तो ऐसे स्थिति में जाति आधारित जनगणना नहीं, हमारा आरक्षण भी जाति आधारित नहीं है भाई। हमारा आरक्षण जाति आधारित नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा आरक्षण वर्ग आधारित है। शेड्यूल कास्ट एक वर्ग है, ओबीसी एक वर्ग है, ईडब्ल्यूएस एक वर्ग है, शेड्यूल ट्राइब एक वर्ग है, जाति नहीं है। तो लादूराम जी, कैसे हैं आप? आपका आर्टिकल पढ़ा, बहुत शानदार आपने लिखा है वायर में। तनसुख जी क्या कह रहे हैं? सर, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण रद्द तो नहीं होगा। तनसुख जी, रद्द होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आर्थिक पिछड़ेपन शब्द को जो जोड़ा गया है वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है या नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देता है कि आर्थिक पिछड़ापन शब्द जोड़ना संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहने की संभावना नहीं है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 साल में इसको बार बार चैलेंज किया गया और कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया, कोर्ट ने इसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्थगन से मना कर दिया, इससे साफ साफ झलकता है कि मामला किस दिशा में जा रहा है। तो शैलेश जी, बातें पसंद आई आपको? लगातार साथियों, अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है, जैसा कि आज पेपरों में था कि शायद 30 अप्रैल तक बढ़ सकता है, तो लगातार साथियों कई सारे इश्यूज पर बात करेंगे, इसी तरह से बात करेंगे। और उद्देश्य साफ है साथियों, भारत के संविधान के जो प्रावधान है उनको हूबहू आपके सामने रखना, उसकी व्याख्या करना, और कभी भी, वादा करता हूं साथियों, कभी भी अपनी विचारधारा, अपनी जाति, अपना संप्रदाय, अपना वर्ग नहीं थोपूंगा, कम से कम मेरे फेसबुक के साथियों पर। तो साथियों, मुझे आपने अपनी बात को रखने का मौका दिया, आपने इतनी देर से सुना। 341 लोग एक साथ में लाइव देख रहे थे, लगभग 329 लोग अभी भी साथ में देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। फिर इसी तरह से हम लोग जुड़ेंगे। एक दीपेंद्र जी का एक प्रश्न आ गया, फिर तो आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाता है तो दिव्यांग वर्ग के लिए अलग से पदों में कहाँ है दीपेंद्र जी? दिव्यांगों के लिए अलग से आरक्षण थोड़ी है दीपेंद्र जी, वो भी तो आरक्षण के भीतर ही है। ऐसा क्या कर रहे हैं? महेंद्र कुमार जी क्या कह रहे हैं? महेंद्र कुमार जी का प्रश्न शायद ऊपर चला गया है। जब अपेक्स कोर्ट में ईडब्ल्यूएस मामला पेंडिंग है तो वैकेंसी में अभी से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों दिया गया है? महेंद्र जी, आपको एक बात बता देता हूं कि इस पर रोक इसलिए नहीं लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगता है, प्रथम दृष्टया ये मानना है कि रोक लगाने से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मामला पता नहीं 2.5-3 साल चले, 4 साल चले, तो सरकार जिस उद्देश्य को लेकर ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दे रही थी वो उद्देश्य असफल हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना किया। रोक नहीं लगाई है इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि ये सही है, और रोक लगा दे तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि ये गलत है। ये बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए साथियों। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रोक लगा दी कोर्ट ने तो इससे ये कभी साबित नहीं होता कि कोई बात सही है या गलत है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर आपसे इसी तरह से बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।